नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की हमारी नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हमने बंगाल में जो क्रांतिकारी आंदोलन हुए हैं उसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। इसमें हम ये भी देखेंगे कि बंगाल के क्रांतिकारी आंदोलन के दौरान कौन कौन सी घटनाएं हुई हैं। दो घटनाएं हुई हैं बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन के दौरान। किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया गया था और अलीपुर षड्यंत्र केस, ये दो घटनाएं हुई हैं, तो उनके बारे में भी हम देखेंगे। पिछली वीडियो में हमने महाराष्ट्र में क्रांतिकारी घटनाओं के बारे में देखा था। महाराष्ट्र में क्रांतिकारी घटनाओं के दौरान और कौन कौन सी समितियां बनी थी, कौन कौन सी घटनाएं हुई थी, तो उसके बारे में भी हमने देखा था। आज की वीडियो में हम बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन के बारे में चर्चा करेंगे। तो बंगाल में जो क्रांतिकारी आंदोलन शुरू हुआ ये महाराष्ट्र के बाद हुआ था। सबसे पहले क्रांति की अलग महाराष्ट्र में जगी थी। महाराष्ट्र के बाद जो आंदोलन था ये बंगाल में आया। तो महाराष्ट्र के बाद फिर बंगाल में आया। बंगाल में जो इसका जो श्रेय जाता है प्रचार प्रसार करने का, वो जाता है बरेंद्र कुमार घोष। बरेंद्र कुमार घोष जो थे ये अरविंद कुमार घोष के छोटे भाई थे। बरेंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त, ये दो लोगों ने इसका काफी बड़े स्तर पर प्रचार प्रसार किया बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन का। तो इससे इन्हें इसको हवा लगी आंदोलन को और ये उच्च स्तर पर इसको बढ़ावा मिला। तो बरेंद्र कुमार घोष जो थे, ये जैसा कि बताया कि अरविंद कुमार घोष जो थे उनके भाई थे। तो बरेंद्र कुमार घोष ने जो शुरुआत की थी वो भवानी मंदिर से इन्होंने इसकी जो क्रांतिकारी आंदोलन था इसकी शुरुआत की थी और भवानी मंदिर से की थी। और ब्रह्म उपाध्याय और अरविंद घोष, ये दो लोग और थे। इन्होंने वंदे मातरम जो राष्ट्रगीत है इसको गा के, वंदे मातरम जो अभी हमारा वर्तमान में है उस समय पर वंदे मातरम गाया गया था। तो ये जो वंदे मातरम जो गीत था ये गाकर क्रांतिकारी भावनाओं को उदय किया जाता था। इनके माध्यम से ही क्रांतिकारी आंदोलन का इसका श्री गणेश हुआ करता था। इसके बाद एक ढाका में एक समिति बनाई गई, ढाका अनुशीलन समिति बनाई गई 1904 में। 1904 में ढाका अनुशीलन समिति किसके द्वारा बनाई गई थी? पी मित्रा और पुलिन दास के द्वारा ढाका अनुशीलन समिति की 1904 में स्थापना की गई। तो ये जो समिति बनी थी ये आगे चलकर कलकत्ता के अनुशीलन समिति की एक छोटी इकाई के रूप में कार्य करती रही। क्योंकि कलकत्ता में एक अनुशीलन समिति थी तो उसी की एक इकाई के रूप में ये ढाका अनुशीलन समिति भी कार्य करती रही। अनुशीलन समिति 1907, फिर आगे चलकर एक और अनुशीलन समिति बनी 1907 में बनी, जो कि वो बरेंद्र कुमार घोष, जो अरविंद घोष के भाई थे, बरेंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र दत्त, इन दोनों लोगों ने 1907 में एक और अनुशीलन समिति की स्थापना की। ये एक पहले बनी थी ढाका अनुशीलन समिति, जो कि कलकत्ता अनुशीलन समिति की एक इकाई के रूप में कार्य की। उसके बाद अगली जो अनुशीलन समिति बनी वो 1907 में बनी, जो कि बरेंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र दत्त ने इसकी स्थापना की थी। इसकी स्थापना का विचार सबसे पहले जो आया था कि अनुशीलन समिति बनाई जानी चाहिए, इसका विचार जो सर्वप्रथम आया था वो नरेंद्र भट्टाचार्य के मन में आया था। नरेंद्र भट्टाचार्य के मन में ये विचार आया कि अनुशीलन समिति की स्थापना की जानी चाहिए। इसमें सहयोगी, अब चूंकि इनके मन में विचार आया, इन्होंने अपनी बात रखी और इसके जो सहयोगी थे इसके सहयोगी थे प्रथम मित्र व सतीश चंद्र बोस। इन्होंने इनकी उच्च स्तर पर सहायता की, प्रथम मित्र और सतीश चंद्र बोस ने। और इसका जो उद्देश्य था, अनुशीलन समिति का उद्देश्य जो था वो केवल एक ही उद्देश्य था, खून का बदला खून। यानी अंग्रेज जो है या ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है अगर किसी भी भारतीय का खून बहाती है तो हम भी उनका खून बहाएंगे। तो इसका उद्देश्य सीधा ये था कि खून का बदला खून। चूंकि क्रांतिकारी आंदोलन था तो इसलिए ये घटना होना लाजमी थी। अगली जो घटना हुई वो ही किंग्सफोर्ड की हत्या। किंग्सफोर्ड जो था ये बिहार के मुजफ्फरनगर था, बिहार में मुजफ्फरनगर जिला था, उसका मजिस्ट्रेट था किंग्सफोर्ड बिहार के मुजफ्फरनगर जो जिला था उसका मजिस्ट्रेट हुआ करता था किंग्सफोर्ड। तो किंग्सफोर्ड की जो हत्या का प्रयास किया गया था किसके द्वारा? प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस के द्वारा। खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी के द्वारा इनकी हत्या का प्रयास किया था। इन्होंने क्या किया कि 1908 में किंग्सफोर्ड की गाड़ी पर बम फेंक दिया। किंग्सफोर्ड की गाड़ी पर जो बम फेंका खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने, तो इसमें क्या हुआ कि किंग्सफोर्ड तो बच गया, वो उसकी गाड़ी पर बम फेंका तो उसमें किंग्सफोर्ड बच निकला। लेकिन उसी गाड़ी में सवार थे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की एक सराहना एक व्यक्ति थे, फेनेडी नाम के एक जो व्यक्ति थे, ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के ही थे। तो ये क्या थे, जो फेनेडी थे, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की सराहना करते थे कि भारतीयों को अपना हक
मांगने की पूरी आजादी हो, वो जो आंदोलन करते हैं वो एकदम सही है। तो जो ये भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की सराहना करते थे फेनेडी, इनकी जो पत्नी और पुत्री, इनकी पत्नी और पुत्री इसी गाड़ी में सवार थी, तो इन दोनों की मृत्यु हो गई उस बम फेंकने की वजह से। तो जो जिसके लिए बम फेंका गया था ये किंग्सफोर्ड के लिए, तो वो तो बच निकला, लेकिन फेनेडी की पत्नी और पुत्री ये दोनों इसमें मारे गए। तो इसके पश्चात प्रफुल्ल चंद्र जो चाकी थे, प्रफुल्ल चाकी को आत्मग्लानि हुई, उन्होंने क्या किया, आत्महत्या कर ली। इनको बुरा लगा कि जो हमारे राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की जो सराहना कर रहा है, उन्हीं की पुत्री और पत्नी का हमारे द्वारा ये इनकी मृत्यु हो गई, हमारे द्वारा इनकी हत्या कर दी गई है, इसलिए इन्हें बाद में बुरा लगा ये करके। तो इन्होंने प्रफुल्ल चंद्र चाकी ने आत्महत्या कर ली थी। खुदीराम बोस को गिरफ्तार कर लिया गया था। खुदीराम बोस को गिरफ्तार कर लिया तो 1908 में ही 15 वर्ष की उम्र में खुदीराम को फांसी दे दी गई थी। खुदीराम जो थे ये सबसे कम उम्र में फांसी दिए जाने वाले क्रांतिकारी थे। इनको 15 वर्ष की आयु में फांसी दी गई थी। 15 वर्ष ये तब इनकी उम्र थी, तो इनको फांसी दे दी गई थी और प्रफुल्ल चाकी ने आत्महत्या कर ली थी। तो ये थी किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास की ये घटना। अगली जो घटना हुई वो हुई अलीपुर षड्यंत्र केस 1908। अलीपुर षड्यंत्र केस जो 1908 में हुई, उसमें सबसे पहले क्या हुआ कि जो हेमचंद कानूंगो थे, हेमचंद कानूंगो को बम बनाने की कला सीखने के लिए रूस भेजा गया। कौन सी घटना में? अलीपुर षड्यंत्र केस में। तो बम बनाने की कला सीखने के लिए कहां भेजा गया? इन्हें भेजा गया रूस भेजा गया कि हेमचंद कानूंगो रूस जाएंगे और बम बनाने की कला सीख। जब इनकी वापसी हुई, ये बम बनाना सीख गए, तो जो अरविंद घोष थे, अरविंद घोष ने कलकत्ता के मणिकतला में सीधी बम बनाने की फैक्ट्री डाल दी। गुप्त रूप से अरविंद घोष ने मणिकतला में, कलकत्ता के में बम बनाने की फैक्ट्री डाल दी कि यहां पर बम बनाए जाएंगे और आगे इनका उपयोग जो है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट से लड़ने के रूप में किया जाए। लेकिन जो अरविंद घोष के जो भाई थे बरेंद्र घोष ने की कुछ लापरवाही की वजह से पूरा ये जो समूह था ये पूरा पकड़ा गया, पूरा समूह पकड़ा गया और इन पर केस चला अलीपुर की अदालत में। अलीपुर की अदालत में इन पर केस चला, इसलिए इसे अलीपुर षड्यंत्र केस के नाम से जाना जाता है। अलीपुर की अदालत में इनका केस चला। 1908 में सभी लोगों को इन पर केस चला, काला पानी की सजा सुनाई गई 1908 में केस चला, इसकी पैरवी वगैरह हुई और सजा सुनाई गई काला पानी की। लेकिन जो सीआर दास थे, सीआर दास ने इतनी मजबूत पैरवी की कि अरविंद घोष को रिहा कर दिया गया। सीआर दास जो वकील हुआ करते थे उस समय पर, तो ये इन्होंने ऐसी पैरवी की अरविंद घोष की कि इनको रिहा करना पड़ गया ब्रिटिश गवर्नमेंट को, तो अरविंद घोष को रिहा कर दिया गया। अरविंद घोष ने जब ये काला पानी की सजा से रिहा हुए तो अरविंद घोष ने राजनीति से संन्यास ले लिया और पांडिचेरी जाकर आरबिले नामक एक स्थान था, उसमें अरविंदो आरबिले आश्रम की स्थापना की और वहीं पर ये सन्यासी के रूप में जीवन व्यतीत करने लगे। जब ये अरविंद घोष ने जब सन्यास ले लिया था, इसके बाद जो बंगाल में जो क्रांतिकारी आंदोलन था वो लगभग समाप्त हो गया था। तो इस तरीके से बंगाल में जो क्रांतिकारी आंदोलन था उसका उदय हुआ और कैसे ये अंत में जाके समाप्त हुआ। तो बंगाल में क्रांतिकारी उदय होने का सबसे प्रमुख जो सहयोग था वो वीरेंद्र कुमार घोष का था और जो खत्म करने का भी जो महत्वपूर्ण योगदान रहा वो भी ये वीरेंद्र कुमार घोष का, क्योंकि इन्हीं की लापरवाही से वो पूरा दल पकड़ा गया था और सभी को काला पानी की सजा हुई थी। तो इस तरीके से हमने बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन के उदय की और अस्त होने की बात की है। आगे की वीडियो में हम पंजाब के बारे में बात करेंगे कि पंजाब में किस तरीके से क्रांतिकारी आंदोलन का उदय हुआ। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।